Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe to our channel. So आज की इस वीडियो में हम GATE 2020 के लीनियर अलजेब्रा के पूछे गए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. First question में हमें दिया suppose V be a finite dimensional non-zero vector space over C and let T V to V is a linear transformation such that range of T equals to null space of T, then which of the following statements are false? सो यहाँ ध्यान देने की बात है, हमें यहाँ ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम पे ये फॉल्स ध्यान देना भूल जाते हैं और जो ट्रू स्टेटमेंट जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मिलता है हमें वही करेक्ट कर देते हैं. बट हमें यहाँ ये ध्यान रखना है यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा. सो अगर फॉल्स स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. सेकेंड स्टेटमेंट है द डायमेंशन ऑफ वी इज़ इवन. स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है जीरो इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी. एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है बोथ जीरो एंड वन आर आइगन वैल्यू ऑफ टी. सो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमें यहाँ दिया रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ टी. सो अगर रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ टी होगा देन हमारे पास सिल्वेस्टर्स लॉ जो कहता है डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी. सो अगर रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी होगा देन रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी होगा. सो रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी होगा तो नलिटी ऑफ टी की जगह भी हम हमने रैंक ऑफ टी लिख सकते हैं. सो यहाँ से आ जाएगा रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी. सो यहाँ से रैंक ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी आ जाएगा. सो टू इंटू रैंक ऑफ टी. और वी नो दैट अगर कोई भी एलिमेंट अगर टू से इंटू हो रहा है देन वो इवन होता है. सो यहाँ से ये हमारे पास इवन आ गया. अगर डायमेंशन इवन आ गया सो ऑप्शन यही कह रहा है, ऑप्शन बी हमें यही कह रहा है डायमेंशन ऑफ वी इज़ इवन. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है बट हमें यहाँ फॉल्स बताना है. सो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन. अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अगर हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ हमें जो टी वी टू वी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उसके सिर्फ कंडीशन यही दिया रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ टी. सो अगर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लेते हैं जिसके लिए रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू नल स्पेस ऑफ टी होगा देन ये फाइनाइट डायमेंशन हो, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस हो ओवर सी. सो अगर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन गिवन कंडीशन को गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा. सो अगर हम एक निलपोटेंट ऑपरेटर ले लेते हैं, डायमेंशन टू हो जाएगी इसकी और v इक्वल्स टू टू आ गया. निलपोटेंट ऑपरेटर है सो इसके लिए रेंज ऑफ टी इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी है क्योंकि इसका रेंज और नेगेटिव दोनों बराबर है. रैंक इक्वल्स टू नलिटी है सो इसके लिए टी स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो आ रही है. सो अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन सी हमें ऑप्शंस की अगर बात करें देन ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि हमें फॉल्स बताना है. सेकेंड ऑप्शन हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया. ऑप्शन सी की अगर बात करें तो जीरो इज़ द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी. हमने निलपोटेंट ऑपरेटर लिया है और हम जानते हैं निलपोटेंट ऑपरेटर की सारी आइगन वैल्यू जीरो होती है. सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा. सो बचा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से जो फॉल्स स्टेटमेंट. और वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया टी आर फोर टू आर एक्स इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर आर. और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से है माइनस वन 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 एंड वन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ही आता है, नेक्स्ट डिजिट के लिए आता है वन टू थ्री फोर के लिए, और टू वन टू माइनस वन एंड माइनस वन के माइनस वन ज़ीरो के लिए आता है. तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर ऑन टी माइनस थ्री फाइव एंड सिक्स के लिए एक्स फोर का कोफिशिएंट क्या आएगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये दिया हुआ है. सो अगर हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन ओवर माइनस थ्री फाइव एंड सिक्स के लिए निकालना है. सो अगर इस ऑपरेटर के लिए हम देखें तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये सेट हमारे पास एल आई आएगा. अगर एल आई आएगा तो एल आई सेट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के अदर डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो यहाँ से अगर निकालें देन ए इंटू टी माइनस वन प्लस वन 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 प्लस बी इंटू टी वन टू थ्री फोर प्लस सी इंटू टी टू माइनस वन एंड ज़ीरो. सो इसके लिए अगर वैल्यू निकालें देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है. सो टी ए एक्स इक्वल्स टू ए को अगर हम बाहर निकाल इक्वल्स टू ए टी एक्स आता है. सो यहाँ से ये आएगा. सो यहाँ से अगर इसको टी को हम बाहर निकाल लें, ए को अंदर भेज दें, तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी. और इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर कंपेयर करेंगे देन माइनस वन बी प्लस टू सी इक्वल्स टू थ्री. सिमिलरली ए प्लस टू बी माइनस सी इक्वल्स टू फाइव और ए प्लस थ्री बी माइनस सी इक्वल्स टू सिक्स एंड ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू सिक्स. तो अगर इन चारों इक्वेशन को लेकर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास वैल्यू आएगी बी इक्वल्स टू टू
एंड लास्ट इक्वेशंस में अगर b इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे देन a इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, और a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख के हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं -1। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ये। सो अगर सॉल्यूशन की बात करें देन हमने यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन किया। सो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, ए बी सी की वैल्यू रखने से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी इसमें, और यहाँ से इन ट्रांसफॉर्मेशंस की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है वो रख देंगे। यहाँ से वैल्यू रखने पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी ये। जैसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, मैं सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आ रही है, जिसे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू ही आएगी। और हमें पूछा है क्वेश्चन में x4 का कोफिशिएंट क्या होगा, x4 का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ 5 आ रहा है। सो 5 इज़ अ राइट आंसर। वैसे भी NAT का क्वेश्चन था, सो यहाँ पे हमें जैसे लिखना है। सो यहाँ से आंसर आ गया 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें देन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ हमें पूछा है सपोज दैट M इज़ 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज with polynomial over x equals to determinate xi minus m, then m inverse ऑप्शन दिख रहा है, m inverse is a necessary a polynomial in m of degree 4 if m is invertible। ऑप्शन बी कह रहा है p0 equals to determinant of f। ऑप्शन सी कह रहा है m is not an invertible if m square minus 2m equals to 0, and ऑप्शन डी कह रहा है every eigenvalue of m is real if polynomial over 1 plus polynomial over 2 equals to 0 equals to polynomial over 2 plus polynomial over 3। सो अगर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमें ये दिया p of x equals to determinant xi minus m, 5x5 की मैट्रिक्स दी हुई है। सो अगर p x equal to determinant of xi minus m होगा, सो p0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी determinant of -1, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से हम अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। सो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी determinant of -m। और हमें ऑप्शन की अगर बात करें ना, ऑप्शन कह रहा है p0 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ m, बट हमारे पास डिटरमिनेंट माइनस ऑफ m आया है। सो डिटरमिनेंट ऑफ m डजंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ m। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से ऑप्शन भी अगर डिस्कार्ड हो गया, और अगर नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी की अगर बात करें m इज़ नॉट इन्वर्टिबल है इफ़ m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल्स टू 0। सो अगर m स्क्वायर माइनस 2m को हम सिंप्लीफाई करते हैं देन m कॉमन आ जाएगा। सो m इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। सो यहाँ से m इक्वल्स टू 0 एंड और m इक्वल्स टू 2, ये दो फैक्टर्स बनते हैं। सो अगर m इक्वल्स टू 2 हो जाए, यानी m2 क्रॉस m2 की वैल्यू अगर 2 आ जाए, तो यहाँ से ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर m इक्वल्स टू 2 है तो m डजेंट इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर 2 वैल्यू आ रही है देन डजेंट इक्वल्स टू 0 होगा। सो यहाँ से सिंप्लीफाई होगा, m इज़ नॉट इन, अगर m इक्वल्स टू 2 आई हो जाएगा। सो यहाँ से इन्वर्टेबल हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, बी हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया। बचे ऑप्शन ए एंड डी। ए और डी की अगर बात करें देन ऑप्शन डी को अगर लें, सो हमें ये दिया है पॉलिनोमियल ओवर 1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ 2 इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ 2 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ 3। सो यहाँ से अगर इक्वेशन को देखें ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से पॉलिनोमियल ओवर 2 डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, डिटरमिन पॉलिनोमियल ओवर 1 इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ 3। और हमें पी एक्स की वैल्यू दी है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम। सो अगर एक्स की जगह 1 और 3 पुट कर देते हैं ना, इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एम इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3i माइनस एम। सो अगर यहाँ से हम एम कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स लें, ये काउंटर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। सो अगर एम इस टाइप की मैट्रिक्स लें, सो दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 बन रहा है। सो अगर डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है और हमें ऑप्शन यहाँ से डिटरमिनेंट 0 बन रहा है, सो यहाँ दोनों इक्वल हो जाएगी इस केस में, आई माइनस एम इक्वल्स टू 3i माइनस एम, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास ये अपर ट्राइंगल ये मैट्रिक्स फॉर्म कर रही है, ब्लॉक मैट्रिक्स। यहाँ ये 2x2 की और यहाँ से ये 3x3 की बन रही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी आइगन वैल्यू 1 - 1 एंटर ही है, और ये 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है। इसकी आइगन वैल्यूज निकाल के दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सो आइगन वैल्यू बनेगी +1 - 1 3 प्लस माइनस आएगा। सो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ai माइनस 1 इक्वल्स टू डिटरमिनेंट 3i माइनस एम इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और ऑप्शन कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन डी एवरी आइगन वैल्यू ऑफ एम इज़ रियल, बट हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आएटा जो आइगन वैल्यू आई है वो इमेजनरी है। सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो बच्चा ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऑप्शन ए को हम प्रूव करना चाहें, ऑप्शन ए कह रहे हैं एम इनवर्स इज नेसेसरीली अ पॉलिनोमियल इन एम ऑफ वेट डिग्री 4 इफ एम इज़ इन्वर्टिबल। मतलब एम इनवर्स एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा अगर एम इन्वर्टिबल है तो। सो अगर एम की बात करें देन अगर पॉलिनोमियल ओवर एक्स हम निकाल लें, तो पॉलिनोमियल ओवर एक्स हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम दिया, और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सिमिलर है। सो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है
इसके कोफिशिएंट डिक्रीजिंग टर्म में होते हैं, और साथ ही लास्ट जो टर्म होती है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ऑफ एम होता है, जो माइनस ऑफ एम की पावर माइनस ऑफ 1/n होता है। अगर n इवन है देन पॉजिटिव आ जाएगा, अगर n ऑड है तो -1 आ जाएगा। सो यहाँ से पोलिनोमियल ऑफ x हमारे पास डिफाइन हो जाएगा, x पावर 5 प्लस e4 x पावर 4 प्लस e3 x क्यूब प्लस e2 x स्क्वायर प्लस इवन एक्स माइनस प्लस माइनस, यहाँ से ये -1 में चला जाएगा, ये टर्म -1 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ एम। सो यहाँ से इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर पोलिनोमियल ऑफ एम इक्वल्स टू 0 लेना है, इक्वेशन यहाँ सिंप्लीफाई होगी। अब हमें दिया है डिटरमिनेंट ऑफ एम डजंट इक्वल्स, मतलब एम अगर इन्वर्टिबल होगा देन डिटरमिनेंट ऑफ एम डजंट इक्वल्स टू 0 होगा। सो इसके इसमें एम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अगर एम इनवर्स से इस इक्वेशन को ऑपरेट कराते हैं, अगर एम इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, एम पावर 4 प्लस e4 एम क्यूब प्लस e3 एम स्क्वायर प्लस e2 एम प्लस a1 इक्वल्स टू, इसको डिटरमिनेंट ऑफ एम को हम अगर राइट हैंड साइड में ले जाएं और एम इनवर्स से ऑपरेट करा दें देन वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ से एम इनवर्स की वैल्यू निकाल दें, एम इनवर्स की वैल्यू आ रही है ये एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल बन रहा है, और ऑप्शन ए हमें यही कह रहा है, एम इनवर्स नेसेसरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इफ एम इज इन्वर्टिबल। सो यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ गया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है P बिलोंग्स टू M N क्रॉस R, M क्रॉस N ओवर R रियल नंबर पे डिफाइन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M 1 क्रॉस M ओवर R एंड y बिलोंग्स टू N क्रॉस 1 ओवर R। मतलब x जो हमारे पास 1 क्रॉस M का एक मैट्रिक्स है, यानी एक रो मैट्रिक्स है, और y हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 की, जिसमें n रोज और एक कॉलम है। सो यहाँ से ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, एक रो मैट्रिक्स और दूसरी कॉलम मैट्रिक्स है। देन p इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0 होगा तो p इक्वल्स टू 0 आएगा। और ऑप्शन बी कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है m इक्वल्स टू n और p सिमेट्रिक है, देन p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसका मतलब p इक्वल्स टू 0 होगा। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ x रो मैट्रिक्स है और y कॉलम मैट्रिक्स है। अगर एक्स पी वाई 0 होगा देन p 0 होगा। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है अगर p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन अगर p स्क्वायर 0 होगा देन p 0 होगा। चारों ऑप्शन ये कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सो अगर p की बात करें, p बिलोंग्स टू एम एन आर, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके चले, सो अगर x एक रो मैट्रिक्स, हम एक्स वाई में 2 क्रॉस 2 की अगर बात करें देन एक्स वाई कॉलम ले रो मैट्रिक्स ले लेंगे, और y की अगर बात करें कैपिटल A कैपिटल B में हमने एक कॉलम मैट्रिक्स ले ली, और p हमने ABCD 2 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया। तो अगर एक्स पी वाई की बात करें तो एक्स पी वाई हमारे पास इस तरीके से एक डिटरमिनेंट डिफाइन हो जाएगी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स में। सो अगर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 होती है देन वो डिजिट कम्प्लीटली 0 होता है। सो अगर हम यहाँ से y इक्वल्स टू 0 0 y इक्वल्स टू 0 लेके चलें, y अगर 0 कॉलम वेक्टर लेके चलें, 0 कॉलम मैट्रिक्स लेके जाए, सो एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0 आ गया, बट p तो 0 नहीं आया है हमारे पास, क्योंकि p हमने ABCD नॉन जीरो इंटीजर्स लिए हैं। मतलब अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी p, सो यहाँ से p तो 0 नहीं आई है। सो यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स हो गया, जो कह रहा है अगर एक्स पी वाई इक्वल्स टू 0 होगा देन p इक्वल्स टू 0 होगा। बट यहाँ में हमें x और y की कोई कंडीशन नहीं दी है, वो 0 है या नॉन जीरो। सो अगर y 0 लेके चले सो एक्स पी वाई 0 आ जाएगा, बट p डजंट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास फॉल्स आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास p सिमेट्रिक है और p स्क्वायर अगर 0 है देन p इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अगर p की बात करें, p हमने एक m क्रॉस m की या n क्रॉस n की उससे स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। सो अगर इसके लिए p स्क्वायर की बात करें देन मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से इंटू कर देंगे। सो यहाँ से p स्क्वायर हमारे पास जो है बनेगी वो इस टाइप की कुछ मैट्रिक्स बनेगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट होंगे a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में सारे एलिमेंट स्क्वायर में बन रहे हैं। अगर डायगोनल में सारे एलिमेंट स्क्वायर में बन रहे हैं और सारे एलिमेंट अगर p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन सारे एलिमेंट ही 0, तो डायगोनल के एलिमेंट भी 0 होंगे। सो यहाँ से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर 0 होगा, a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस bn माइनस 1 स्क्वायर सो ऑन 0 होगा। सो अगर ये टर्म अगर 0 है, सो कोई भी स्क्वायर टर्म हम जानते हैं अगर स्क्वायर टर्म अगर 0 आ रही है तो या तो वो स्क्वायर टर्म अगर 0 आ रही है देन वो टर्म ही 0 आएगी, क्योंकि स्क्वायर टर्म तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। सो अगर नॉन जीरो क्वांटिटी होगी तो उसकी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। सो यहाँ से ये 0 क्वांटिटी आ गई। सो यहाँ से a1 स्क्वायर a2 a1 a2 an सो ऑन 0 आ गए। सिमिलर b1 b2 bn माइनस 1 सो ऑन 0 आ गए। सो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 आ जाएंगे।
सो हमारे पास पी फॉर्म करेगी जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के हमने A1 पी इसी तरीके से डिफाइन किया A1 A2 A3 AN और B1 B2 BN -1 C1 C2 CN -1 इसी तरीके से डिफाइन किए। तो यहाँ से हमारे पास ये आइडेंटिकली जीरो आ गए। सो अगर यहाँ से ये जीरो आ गए देन पी हमारे पास जीरो आ गया। और स्टेटमेंट सेकंड यही कह रहा है अगर पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो देन पी जीरो आएगा। सो यहाँ से स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास ट्रू आ गया, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स आ गया। सो कौन सा ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हमें यही कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास एप्टीट्यूड सेक्शन से था। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया फॉर अ मैट्रिक्स एम आई जी इक्वल्स टू 1 to 4 then the diagonal elements all are 0 and mij equals to minus of mgi, then the minimum number of element required to fulfill the specific matrix। so अगर ये कंडीशंस की बात करें देन हमें डायगोनल एलिमेंट 0 दिए और mij इक्वल्स टू माइनस mgi दिए। सो ये कंडीशन हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं और जो बाकी एलिमेंट होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव होते हैं। सो इस केस में हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सो इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ हमने टोटल 6 नॉन जीरो एंट्रीज, एटलीस्ट 6 नॉन जीरो एंट्रीज, एटमोस्ट 6 नॉन जीरो एंट्रीज ही चाहिए डिस्टिंक्ट। तो यहाँ से हमारे पास कार्डिनलिटी आ गई 6, क्योंकि 6 एंट्रीज हमने लिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 लिए और बाकी एलिमेंट इनके करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव आ गया, इनके करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव आ गया। सो टोटल एंट्रीज कितनी है 6 नॉन जीरो एंट्रीज एटमोस्ट आ सकती है। सो यहाँ से डायमेंशन कितनी होगी 6। सो यहाँ से हमारे पास आ गई देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द स्पेसिफिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास एग्जैक्ट 6 एलिमेंट चाहिए होंगे इसे फुलफिल करने के, एग्जैक्ट नहीं एटमोस्ट 6 चाहिए होंगे। सो यहाँ से 6 इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा है सपोज V इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R एंड इफ W1 W2 एंड W3 आर सबस्पेसेस ऑफ V देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो अगर ऑप्शंस की बात करें ऑप्शन में फर्स्ट हमें कह रहा है W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल्स टू V देन स्पेन ऑफ W1 यूनियन W2 स्पेन ऑफ W2 यूनियन W3 यूनियन स्पेन ऑफ W3 यूनियन W1 इक्वल्स टू V। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है W1 प्लस W2 इक्वल्स टू W1 प्लस W3 इम्प्लाई कर रहा है W2 इक्वल्स टू W3। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है W1 डजंट इक्वल्स टू V देन स्पेन V over W1 equals to V and of last statement है W1 intersection W2 equals to 0 and W1 plus W2 W1 intersection W3 equals to 0 then W1 intersection W2 plus W3 equals to 0। सो अगर यहाँ से W1 plus W2 या W3 या W1 plus W2 की बात करें तो W1 plus W2 है इनका डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। मतलब अगर कोई एलिमेंट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अगर बिलोंग्स कर रहा है W1 प्लस W2 से तो अल्फा 1 तो बिलोंग्स करेगा W1 से और अल्फा 2 हमारे पास जो होगा वो बिलोंग्स करेगा W2 से। सो यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे पास। सो अगर स्टेटमेंट थर्ड सेकंड की बात करें ऑप्शन बी की W1 प्लस W2 इक्वल्स टू W1 प्लस W3 देन W1 W। सो ये कह रहा है यहाँ से W1 कैंसिल आउट हो गया W2 इक्वल्स टू W3 आ जाएगा। सो अगर यहाँ से लेके चलिए इसे लेट V इक्वल्स टू R क्यूब V equals to R cube then W1 equals to A B 0 एक वेक्टर स्पेस अज्यूम करते हैं W2 equals to 0 B B B belongs to R W2 स्पेस अज्यूम करते हैं W3 equals to 0 0 C where C belongs to R W3 स्पेस अज्यूम करते हैं सो W1 प्लस W2 equals to W1 प्लस W3। सो यहाँ से ये W1 प्लस W2 की अगर बात करें सो अगर W1 और W2 की बात करें इनका सम आएगा हमारे पास A B B टाइप का और W1 और W3 की अगर बात करें देन ABC टाइप का आएगा। सो दोनों स्पेस हमारे पास इक्वल आ रहा है बट यहाँ से इम्प्लाई नहीं कर रहा कि W2 इक्वल्स टू W3 आ रहा है क्योंकि W2 डजेंट इक्वल्स टू W3 आ रहा है। सो यहाँ से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया जो हमें दिया है कि ये डजेंट इम्प्लाई आ रहा है। सो डजेंट इम्प्लाई आ रहा है सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन सी की अगर बात करें ऑप्शन सी हमें कह रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0 एंड W1 इंटरसेक्शन W3 इक्वल्स टू 0 देन W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अगर फिर से हम V इक्वल्स टू R स्क्वायर अज्यूम करते हैं 2 क्रॉस 2 के टपल्स में अज्यूम करेंगे 2 के टपल्स में अज्यूम करेंगे देन W1 इक्वल्स टू 1 1
स्पेस अज्यूम करते हैं जिसका बेसिस 1 1 है। सो ये 1 1 से स्पेन हो रहा है W1, और W2 हमारे पास स्पेन हो रहा है 1 0 से, और W3 की अगर बात करें W3 स्पेन हो रहा है 0 1 से। सो ये इनके बेसिस है। बेसिस से कोई भी सेट स्पेन होता है क्योंकि बेसिस उसमें LI होता है, तो LI सेट से स्पेन होगा। सो यहाँ से ये इनसे स्पेन हो रहा है। सो W1 इंटरसेक्शन अगर W2 की अगर बात करें, सो यहाँ से W1 इंटरसेक्शन W2, सो अगर W1 इंटरसेक्शन W2 को देखें, सो इन बेसिस को ध्यान से देखें, W1 इंटरसेक्शन W2 हमारे पास 0 आएगा क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली W2 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2, अगर इसको बीच से डिस्कार्ड करके W1 इंटरसेक्शन W3 की अगर बात करें तो भी इनका भी इंटरसेक्शन 0 आ रहा है। बट अगर W2 प्लस W3 की बात करें तो ये पूरा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस स्पेन कर सकता है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग LI है और ये आइडियल बेसिस की कंडीशन है 1 0 एंड 0 1। सो ये पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन कर सकता है, और अगर पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन कर सकता है उसका पूरे वेक्टर स्पेस में 1 1 भी बिलोंग्स करता है। सो W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 डजंट इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि ये तो इसके अंदर बिलोंग्स करेगा ना। सो यहाँ से एटलीस्ट 1 1 तो बिलोंग्स करेगा। ये तो 1 1 तो पूरा सेट स्पेन कर रहा है, सो 1 1 टाइप का पूरा सेट आएगा। सो पूरा W1 इसके अंदर बिलोंग्स करेगा। इस केस में पूरा वो सेट बिलोंग्स करेगा जिसे 1 1 स्पेन कर रहा है। सो यहाँ से डजंट इक्वल्स टू 0 आ गया। सो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो अगर ऑप्शन से देखें, ऑप्शन डी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया और बी हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया। अब बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो अगर ऑप्शन ए की बात करें, अगर हम अज्यूम करते हैं वी इक्वल्स टू R3, फिर से डबल्स का अज्यूम कर लिए, और W1 इक्वल्स टू 1 0 0, एक बेसिस ले लिया जो W1 को स्पेन कर रहा है, दूसरा बेसिस ले लिया 0 1 0 जो W2 को स्पेन कर रहा है, 0 0 1 W3 को स्पेन कर रहा है। सो यहाँ से W1 W2 एंड W3 आइडियल बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो यहाँ से W1 प्लस W2 प्लस W3 इक्वल्स टू वी, वेक्टर स्पेस को स्पेन करेंगे। सो अगर यहाँ से स्पेनिंग सेट हो, सिंस वी नो दैट स्पेन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल्स टू W1 प्लस W2 होता है। सो अगर स्टेटमेंट की बात करें, गिवन क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट स्पेन ऑफ W1 यूनियन W2 यूनियन W2, स्पेन ऑफ W2 यूनियन W3 यूनियन स्पेन ऑफ W1 यूनियन W1। सो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा W1 प्लस W2 यूनियन W2 प्लस W3 यूनियन W3 प्लस W1। सो यहाँ से W1 प्लस W2 ये लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास W1 और W2 के सेट्स का। सो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट कुछ इस तरीके से स्पेन करेंगे। W1 प्लस W2 को A B 0 स्पेन कर सकता है पूरा। सिमिलरली इसका बेसिस 0 B C आ जाएगा और इसका बेसिस A 0 C आ जाएगा। सो अगर किसी एलिमेंट 1 1 1 की बात करें तो 1 1 1 V से तो बिलोंग्स कर रहा है, बट अगर इन केसेस में देखें देन 1 1 1 केस में बिलोंग्स नहीं कर रहा क्योंकि इस केस में 1 1 0 टाइप की कंडीशन मिल सकती है, इस केस में 0 1 1 की टाइप मिल सकती है, इसमें 1 0 1 की टाइप मिल सकती है, बट 1 1 1 केस किसी में नहीं बिलोंग्स कर रहा। सो 1 1 1 डजंट बिलोंग्स टू इक्वेशन। नहीं, इस कंडीशन से 1 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा, बट हमें वी से तो बिलोंग्स करा है। सो ये डजंट इक्वल्स टू वी आ जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट जो इससे बिलोंग्स करे इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि अगर कोई सेट में एक एलिमेंट कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करे वो दूसरे में बिलोंग्स कर रहना चाहिए, तभी वो सेट इक्वल होंगे। सो यहाँ से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी डिस्कार्ड हो गया। सो हमारे पास ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो बच्चा ऑप्शन ए सी। सो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने गेट 2020 में लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू।